सियाचिन को दुनिया का सबसे खतरनाक महाज कहा जाता है। एक पहाड़ी इलाका है और मौसम भी काफ़ी सख्त है। एक सोल्जर के लिए सियाचिन की पोस्टिंग इज जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ये नारा क्यों लगाया जाता है? नारा जी इनका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए लगाया जाता है। जितना ज़ोर का नारा होगा उतना जवान का कॉन्फिडेंस बुलंद होगा। फील्ड में भी इसी तरह का नारा होता है? जब एक्चुअल सिनेरी होता है तब इस तरह का नहीं होता, ये सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान होता है। पाक फौज के जो जज्बे इस सख्त पहाड़ों में और सख्त मौसम में बुलंद हैं। जी सर, बिल्कुल बुलंद हैं सर। क्रेविस क्रॉसिंग का जो पॉइंट उन्होंने बनाया है ट्रेनिंग देने के लिए, जो जवान ऊपर डिप्लॉय होते हैं उनके लिए। मैं मौजूद हूँ इस वक्त दुनिया का सबसे ख़तरनाक, सबसे ऊंचा और सबसे मुश्किल महाज सियाचिन। मेरे साथ मौजूद हैं सियाचिन ब्रिगेड के ब्रिगेडियर जनाब जहांजेब मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना ये चाहूँगा आपसे कि जो सियाचिन ब्रिगेड है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और सियाचिन ब्रिगेड को पाकिस्तान का मुश्किल ब्रिगेड और मुख्तलिफ ब्रिगेड क्यों माना जाता है? सियाचिन ब्रिगेड में हमें दो मुख्तलिफ़ किस्म के दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक तो ऑब्वियसली हिंदुस्तान जो हमारे तमाम बॉर्डर्स पर हमारे सामने मौजूद है और जिसकी खातिर और जिसकी वजह से हमारी फ़ौज वहाँ पर डिप्लॉय भी होती है। लेकिन सियाचिन के महाज पर इसके साथ साथ हमें मौसमी हालात और ज़मीनी हालात का भी मुकाबला करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं 18,000 फुट से ऊपर की बुलंदी पर हम नॉर्मली सुनते हैं कि कोपैमा जब कोपैमाई के लिए जाते हैं तो वो 18,000 फुट से ऊपर जाते हैं, कोई 22,000 फुट की बुलंदी पर जा रहा होता है, 5,000 मीटर 6,000 मीटर। हमारे पास इस महाज में ऐसी पोस्टें भी मौजूद हैं जो 5,000 मीटर से ऊपर हैं, यानी वो 20,000 फुट से भी ऊपर हैं, कुछ 22,000 फुट से ऊपर हैं। और जब ऐसी पोस्टों पर आपको बग़ैर ऑक्सीजन के बैठना पड़ता है और एक लंबे अरसे के लिए बैठना पड़ता है, और वो भी बग़ैर किसी स्पेशलाइज्ड उस तरह की ट्रेनिंग के जैसी कोपैमाओं को मिलती है, वो एक चैलेंज बन जाता है, चाहे वो अफसर हों चाहे जवान हों। तो इस वजह से सियाचिन ब्रिगेड को एक ख़ास मकाम हासिल हो जाता है। और 1984 से लेकर जब पहली बार सियाचिन का महाज शुरू हुआ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ़ौज बेहतरीन तरीके से इसका दिफा कर रही है। और जहाँ जहाँ पर हिंदुस्तानी फ़ौज मौजूद है उसके मुकाबले पर, उसी बुलंदी पर या उससे ज़्यादा बुलंदी पर हम वहाँ मौजूद हैं। और कभी भी ऐसा कोई मौका उनको नहीं दिया गया जहाँ पे वो किसी जगह पर फ़ायदा उठाते हुए हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देख भी सकें। आपने इससे पहले भी इस महाज पर सर्व किया है, तो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा? और ऑफ कोर्स आपने उन मुश्किलात का भी सामना किया होगा जो पाकिस्तानी सोल्जर को जिनका सामना होता है। ज़रा ये भी बताइएगा कि हमारे जवान हैं इतनी बुलंद पोस्टों पर और इतनी मुश्किल पोस्टों पर जहाँ पौधे नहीं हैं, जहाँ जानवर नहीं हैं, तो पाकिस्तान फ़ौज का जवान किस तरह सर्वाइव करता है और उसको किस तरह की मुश्किलात का सामना होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बड़ा प्राउडली आपको बता सकता हूँ कि मैं यहाँ पर 2 मरतबा पहले सर्व कर चुका हूँ इसी महाज पर। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा तीसरा टेन्योर है जिसमें मैं ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पर मैं उन तमाम लोगों के लिए जो मुश्किलात मैंने महसूस की, जो तजर्बे मैंने हासिल किए, उन तजर्बों की रोशनी में अपने जवानों की ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी और फलाह के लिए काम भी कर सकता हूँ। ये आपने अपना तज़किरा भी कर दिया, तो जो हम वैसे मिलिट्री यूनिफॉर्म पे बहुत सारे बैजेस देखते हैं, आप पर एक चीज़ बड़ी डिफरेंट लगी है और वो ये लाल कलर का बैज है। व्हाट इज़ दिस बैज? ये जो आपने अभी सवाल किया, एक तो ये रेड रिबन के मुतालिक, और जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं ख़ुद भी एक मरतबा एक पोस्ट से इवैक्यूएट हुआ। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त हमारा और इंडिया का सीज़ फायर एग्रीमेंट नहीं हुआ था और फायर होता था दोनों मुल्कों के दरमियान। सो इसी LOC पर, इसी इलाके में, इसी महाज पर एक बार दौरान फ़ायर जब इंडिया हम पर फायर कर रहा था और हमारी तरफ से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा था उसको, तो इस दौरान मुझे असल में एक बुलेट इंजरी हुई। ग्रेनेड था बुनियादी तौर पर जो आकर इंडिया की तरफ से फेंका गया और वो मेरे बिल्कुल करीब आकर फटा, जिससे मेरी मुकम्मल दाईं साइड कंधा और सीने के ऊपर ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स लगे। और ये रेड रिबन उसी चीज़ की निशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर कर गया, उसके बाद CMH में इलाज हुआ और वहीं से मुझे मेरे साथ जो पोस्ट पर जवान मौजूद थे वही मुझे अपने कंधों पर उठाकर नीचे लाए। वेरी राइट। जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान के साथ ऑफ कोर्स पिछले कुछ अरसे से हम सीज़ फायर के ऑफ कोर्स पिछले दिनों एक सीज़ फायर वायलेशन भी हो चुका है, लेकिन काफ़ी अरसे से सीज़ फायर है वहाँ पे। तो ये बताइएगा कि जब सीज़ फायर होता है उसके बाद क्या हम ये समझें कि जो सियाचिन ब्रिगेड है ये थोड़ा कंफर्ट जोन में चला जाता है, चीज़ें या स्ट्रेटजी बदल जाती है? नहीं, कंफर्ट जोन में देखिए, फ़ौज किसी भी वक्त कंफर्ट जोन में नहीं जा सकती। जब आप दुश्मन के सामने बैठे हैं
تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے دشمن کی اہلیت کے مطابق اپنی تیاری رکھنی ہے، کیونکہ ارادہ کسی بھی وقت بدل سکتا ہے. کسی بھی دن یہ ہو سکتا ہے کہ سیز فائر، جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ ابھی پچھلے دنوں سیز فائر وائلیشن ہوئی ایک سیکٹر میں، سو وہ یہاں بھی ہو سکتی ہے. اس وجہ سے ہمیں ہمہ وقت ایسی تیاری کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے ان پوسٹوں کے اوپر، تاکہ دشمن چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے. سو بریگیڈ صاحب، میں چاہوں گا اگر آپ کچھ ہمیں اسپیشل کوئی میسیج دینا چاہیں. اسپیشل میسیج کے طور پہ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا، بلکہ ایک شاعر کا شعر آپ کو یہاں پر سنانا چاہوں گا کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب ہی نہیں تھے، اور الحمدللہ ہم یہ قرض اتارتے رہیں گے. اس قوم کا، اس ملک کا جو ہم پر اعتبار ہے، جو ہم پر اعتماد ہے، وہ قائم رہے گا، اور کسی بھی موقع پر ہم اس اعتبار کو اور اس اعتماد میں کمی بھی نہیں آنے دیں گے. اور جہاں وقت نے پکارا، یا اس ملک نے پکارا، یا اس قوم نے پکارا، پہلے بھی خون بہاتے رہے ہیں اور آئندہ بھی خون بہانے کے لیے ہر لمحہ تیار رہیں گے انشاءاللہ. ناظرین، میں سیاچن بریگیڈ کی ایک اسمال فائرنگ رینج پہ موجود ہوں، اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے اونچی اور سب سے بلند ترین جگہ پر یہ فائرنگ رینج ہے. اور دوسری سی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے. اگر میرا کیمرہ آپ کو چاروں طرف سے دکھا سکے، کیونکہ اب گرمیوں کا ویدر ہے، یہاں چوٹیاں ہیں پہاڑوں کی، وہ آپ کو ابھی بھی وائٹ نظر آتی ہیں برف کی وجہ سے، اور کتنا خوبصورت ایک منظر جو ہے وہ پیش کرتا ہے. لیکن یہ صرف خوبصورت ہے، بٹ یہ اتنا ہی خطرناک ہے اور اتنا ہی ہارش ہے ایک عام فوجی کے لیے. تو یہ فوجی ہمارے جو جوان بھائی ہیں، ان کے پاس پرسنل ویپن ہے، یہاں یہ فائر کریں گے. تو لیفٹیننٹ فیضان ہے میرے ساتھ. فیضان بھائی، بہت شکریہ. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ سر بالکل ٹھیک ٹھاک. سر بتائیں سب سے پہلے تو یہ جو رینج ہے، فائرنگ رینج، اس میں یہ کتنے میٹر کی ہے، اور جو ویپن یہاں پہ سیاچن میں یوز ہوتا ہے، پرسنل ویپن، وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ موسٹلی یہاں پہ جو ویپن یوز ہوتا ہے وہ SMG ہوتا ہے، اور اس رینج کی ٹوٹل لینتھ جو ہے وہ 200 میٹر ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سو دیٹ وین دے آر موونگ دا کنوائے اور موونگ ان پارٹی، تو یہ ویپن یوز کر سکتے ہیں ایزیلی. اور یہ ویپن اس لیے یہاں پہ کارآمد ہے کیونکہ اس کی صلاحیت یہ بنایا اس طرح گیا ہے کہ یہ آرام سے یوز کیا جا سکتا ہے. اور لائٹر نوٹ ویسے تو فوجی کا نشانہ بہت اچھا ہونا چاہیے. میری طرح تو میں تو بہت برا نشانے باز ہوں، پر فوجی بہت اچھا نشانے باز ہونا چاہیے. تو لیٹس موو جی. اب دیکھتے ہیں کہ فیضان صاحب ان کو کس طرح ٹرینڈ کر رہے ہیں اور کتنے پکے نشانے باز ہیں یہ. ابھی سب سے پہلے ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے میگزین لوڈ کر لی ہے اور اس نے کاک بھی کر لیا. ابھی ویپن ابھی وہ سیفٹی ریموو کرے گا. اس میں ابھی اس نے سیفٹی ریموو کر دی. ابھی اس نے پوزیشن بھی لے لی ہے. ابھی پوزیشن لے گا، اس میں اپنی وہ اس پوزیشن میں آئے گا جس میں وہ ریلیکس ہوگا. جب وہ ریلیکس میں آ جائے گا تو تب وہاں سے آرڈر ملے گا اسے کہ فائر کا. ڈیٹیل انلوڈ، رپورٹ کلیئر. نمبر 1 قسم سے خالی صاحب، ریلیز بورڈ، پریس ٹریگر، اگین کاک، پریس ٹریگر، اپلائی سیفٹی، مزل اپ. ڈیٹیل پیچھے پھر، ڈیٹیل دوڑے چل. چیک ٹارگیٹ. علی صاحب، یہ تو ایک بڑا زبردست ہمارا ایک آف کورس ایک فارورڈ پوسٹیں ہیں جہاں پہ مشکل ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، ہارش ویدر ہوتا ہے، تو ہمارے جوان بھرپور انداز سے پورے جذبے سے ٹریننگ لے رہے ہیں. یہ ٹریننگ کا دورانیہ کیا ہوتا ہے سر؟ جو جوان پہلی دفعہ امپلائی ہو رہا ہے آگے، جس نے پہلی دفعہ جانا ہے ہائی الٹیٹیوڈ پہ، اس کو ہم 4 ہفتے کی ٹریننگ کراتے ہیں، وچ از نون ایز فاؤنڈیشن. وہ اس کی فاؤنڈیشن انڈکشن ٹریننگ ہوتی ہے. اور جو اس کے بعد چھٹی جاتا ہے یا نیچے ڈاؤن کنٹری میں ہو کے دوبارہ واپس آتا ہے، تو اس کو دوبارہ موسم پذیری کے لیے اور ایکلیمیٹائزیشن کے لیے 2 ہفتے کی ریفریشر ٹریننگ کراتے ہیں. نہیں، اگر وہ یہاں پہ آلریڈی ڈپلوائے ہے، صرف چھٹی گزارنے گیا ہے، جب چھٹی گزار کے بھی آتا ہے واپس تو ریفریشر ٹریننگ کرتا ہے. اس کے اندر ایک تو اس کی موسم پذیری ہو جاتی ہے، ایکلیمیٹائزڈ ہو جاتا ہے آگے جانے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ میں جو اس نے ٹریننگ پہلے حاصل کی ہوتی ہے اس کو ریفریش کر لیتا ہے اگلی امپلائمنٹ کے لیے. بالکل صحیح. ناظرین، تو ابھی ہم ذرا چل رہے ہیں آگے. جو میڈیکل فیسلٹی ہے سر، اس جگہ کا کیا نام ہے جہاں ہم جائیں گے جہاں میڈیکل فیسلٹی؟ میڈیکل بٹالین ہے یہاں پہ گوما میں. اس میڈیکل بٹالین میں تمام جوان جو آگے جاتے ہیں وہ ایک میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا ڈیٹیلڈ. اس ٹیسٹ کے بعد ان کی آگے امپلائمنٹ ہوتی ہے. تو چلتے ہیں ناظرین میڈیکل جو بٹالین ہے اس کی طرف.
नाज़रीन गोमा हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और मेजर डॉक्टर साकिब राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक तो सर मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो FTC है ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरा बड़ा ज़ोर दिया जा रहा है, जो हमने कर्नल अली से भी बात की कि मेडिकल टेस्ट जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है हाई एल्टीट्यूड के लिए। तो हाई एल्टीट्यूड के लिए मेडिकल टेस्ट, क्योंकि ट्रेनिंग से जब गुजर आते हैं तो उसके बाद मेडिकल की क्या इंपॉर्टेंस है और हाई एल्टीट्यूड में जो डिजीज़ हैं वो किस तरह की हैं सर? नान भाई, इसमें इस तरह है कि मेडिकल की इम्पोर्टेंस यहाँ पे इसलिए है कि जैसे ही हम हाइट गेन करते हैं तो हमारा अल्लाह ताला ने जिस्मानी सिस्टम ऐसा रखा हुआ है कि कुछ चेंजेस ऐसी आती हैं, क्योंकि हाइट पे ऑक्सीजन कम होती है, उसके रिएक्शन में बॉडी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शो करती है, तो उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आती हैं और उसकी वजह से काफ़ी डिजीज़ ऐसी हैं कि अगर आप फिट नहीं हैं तो आप हाइट पे जाने से आपको DVST, हेज़, हेप जैसी बीमारियां होती हैं, जिसमें सांस का मसला हो सकता है, उसमें बेहोश हो सकते हैं, उसमें दिल का दौरा पड़ सकता है। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि किसी भी जवान की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए हम उसको अगर पोस्ट पे भेज रहे हैं और हाइट पे उसने अपनी खिदमत अंजाम देनी है, फ़ौजी खिदमत, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मुकम्मल फ़िट हो। अच्छा ये बताइए, क्योंकि बड़ा हार्श वेदर है, दुनिया का ये मुश्किल तरीन महाज है, बड़ी मुश्किल तरीन ये पोस्ट हैं, तो ऑफ कोर्स इंजरीज़ के और बेहोश होने के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो नॉर्मली किस तरह के केसेस होते हैं और क्या ये जो गोमा हॉस्पिटल है ये इस काबिल है कि दुनिया की मुश्किल तरीन पोस्ट पे, महाज पे जो हमारे जवान इस वक्त दिफा कर रहे हैं, उनको अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, किसी इंजरी की हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं वो किसी वेदर कंडीशन की वजह से, तो यहाँ ट्रीट हो सकें? आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि देखें जो हमारा जो गोमा हॉस्पिटल है ये मुकम्मल तौर पे इक्विप्ड है। ये हर तरह की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं और ऐसा कोई भी हमारे लिए कोई ऐसा मसला नहीं होता कि जिसको हम हैंडल ना कर सकें। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो जवान पोस्ट पर होता है, अगर कोई इस तरह का मसला दरपेश आ जाए कोई भी किसी किस्म का, तो उसके साथ ही जवान हमने इतने ट्रेन किए हुए हैं, जो आपको जैसे बताया गया था कि कॉम्बैट मेडिक कैडर भी हम चलाते हैं ट्रेनिंग का। उसके अलावा हमारी हर मुख्तलिफ जो ख़तरनाक और डेंजरस पोस्ट हैं या जिनको हम कहते हैं कि जो एक्सट्रीमली हाई एल्टीट्यूड पोस्ट हैं, वहाँ पे हमने नर्सिंग भी रखे हुए हैं, हमारे नर्सिंग स्टाफ वहाँ रहते हैं। फिर कुछ सेक्टर हेडक्वार्टर्स हैं जहाँ पे हमने मेडिकल ऑफिसर्स भी छोड़े हुए हैं, तो वो हमें रिपोर्ट देते रहते हैं, हमारे स्पेशलिस्ट वो हमारे साथ कांटेक्ट में रहते हैं। अगर वहाँ से वो बताते हैं कि मसला ज़्यादा है तो हम या तो उनकी फुट इवैक्यूएशन करते हैं, उनको बाय फुट या स्ट्रेचर्स पे इधर नीचे लाया जाता है ताकि वो गोमा हॉस्पिटल तक आ जाए, अदरवाइज़ हम हेली इवैक्यूएशन भी दे देते हैं। अच्छा एक और चीज़ बताइएगा, क्योंकि यहाँ सामने एक गांव भी है जो पाकिस्तान का आखिरी गांव बनता है, गोमा गांव, जिसके नाम पे ये हॉस्पिटल है, जिसके नाम पे ये बटालियन हेडक्वार्टर भी है। ये बताइएगा कि क्योंकि ये बड़ा दूर दराज एरिया है, तो ये जो हॉस्पिटल है ये सिविलियन के लिए भी है और उनको किस तरह की सहूलतें दी जाती हैं? देखिए, पाक फ़ौज का जो मेरी जो टास्किंग है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमने अपने पाक फ़ौज के जवानों को सिर्फ उनको ही तिब्बी खिदमत मैसर करनी है, बल्कि ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है जिसको आप समझेंगे कि जो हमारी जितनी सिविल पॉपुलेशन इधर बॉर्डर पर बैठी है, या जो हमारे सिर्फ ये गांव नहीं बल्कि इर्द गिर्द जो हमारे गोमा के इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं, उनको हम इनडोर आउटडोर उनकी इन्वेस्टिगेशंस, लेबॉर्ट्री, एक्सरेज, इवन सर्जिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली कोई पैसे नहीं लेते आप सिविलियन से? कोई पैसे नहीं लिए जाते। अच्छा किस तरह का कोई माइनर ऑपरेशन का अगर सिविलियन को ज़रूरत हो या मेडिसिन की ज़रूरत हो वो बिल्कुल फ्री है। और बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो OT है वो इतना इक्विप्ड है कि हमने यहाँ पे मेजर सर्जरीज भी की हैं माइनर से बढ़ के। तो ये बड़ी अच्छी एक सहूलत है। मैंने इसलिए मेजर साहब से पूछ लिया बिकॉज हमने देखा है बलूचिस्तान चले जाएं आप, KPK चले जाएं, इंटीरियर सिंध चले जाएं, तो जहाँ जहाँ डिप्लॉयमेंट है आर्मी की, तो आर्मी अपने लिए जो स्कूल्स हैं, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो वहाँ के सिविलियंस को भी देती है। तो ये बड़ी अच्छी बात तो ये है कि बग़ैर किसी रोक टोक के जो सिविलियंस हैं वो इस हॉस्पिटल में आ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। नाज़रीन, ये गोमा हॉस्पिटल, जैसे हमें मेजर साकिब साहब ने बताया था कि जो गोमा विलेज है उसकी जो पब्लिक है वो यहाँ आ सकती है अपने ट्रीटमेंट के लिए, मेडिसिन के लिए, और कुछ अगर उसको ऑपरेट भी अलग करना हो तो किसी तरह की कोई रुकावट नहीं, और इवन इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है यहाँ के। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं दुमसुम का रहने वाला हूँ। कितनी दूर है यहाँ से? सर दुमसुम यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है सर। अच्छा, तो यहाँ क्यों आए हैं आप? सर मैं इधर को अपने कोई चेकअप के लिए आया था। अच्छा, तो यहाँ पहले चेकअप के लिए आते रहते हैं कोई और लोग भी? कोई इमरजेंसी हुई तो आते हैं इधर, कोई भी सिविलियन आ सकते हैं इधर। अच्छा, तो किस तरह की सहूलत दी जाती है आपको? नहीं, इधर बेहतरीन सहूलत है, इमरजेंसी भी है, इधर मेडिसिन भी ठीक देता है, और
चेकअप भी ठीक होती है। अच्छा, तो डॉक्टर की फ़ीस कम है, ज़्यादा है या क्या? नहीं सर, डॉक्टर की फीस तो नहीं है इधर। डॉक्टर फ़ीस तो लेता होगा जब आप चेकिंग के लिए चेकअप के लिए आते हैं। नहीं नहीं सर, नहीं है सर। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी सिविलियन आते हैं। जी सर, वो फ्री है सर वो भी। अच्छा, और अगर कोई मेडिसिन चाहिए होती है वो सर जो इधर अवेलेबल है वो तो दे देती है। बिल्कुल फ्री देते हैं, कोई पैसे चार्ज नहीं करते। ना ना कोई चार्ज कभी कोई मसला होता है जब आप आए हों और आपको कह दिया हो कि नहीं आप सिविलियन हैं, हम आपको ट्रीट नहीं करते? नहीं सर, ऐसे कोई बात अभी तक नहीं हुई सर। अच्छा, तो इसका मतलब है आप पाक फ़ौज की सहूलत से सारे सिविलियन जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल उठाते सर। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम इब्राहिम है सर। क्या करते हैं इमरान भाई आप? सर मैं सिविल इधर वापडे में नौकरी करता हूँ। अच्छा, सिविल में वापडा में नौकरी करते हैं, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सहूलत है। और जैसे कि हमने बताया कि पाक फ़ौज ने हर जगह मतलब पूरे पाकिस्तान में, यहाँ तो हमने एक रैंडम एक अकाउंटेबिलिटी कर ली, जैसे फ़ौज कहती है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो हमने आज फ़ौज की अकाउंटेबिलिटी कर दी है। तो ये बड़ा अच्छा है कि लोगों के लिए ये सहूलत मौजूद है, क्योंकि यहाँ पहुँचना और फिर अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप हॉस्पिटल तक एक्सेस जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। तो इट्स गुड कि पाक फ़ौज यहाँ के रहने वालों के लिए एक अच्छी सहूलत दे रही है, और वो भी बग़ैर किसी कीमत के और बग़ैर किसी रोक टोक के। We fight till last bullet, last man and last drop of blood. This is my army, पाकिस्तान आर्मी। और इसी फ़ौज पर हमें फ़ख्र है जो जज्बे के साथ लड़ती है और इन बुलंदो बाला पहाड़ों के बीच में सख्त तरीन मौसम का सामना करते हुए पाक सरजमीन की हिफाजत करती है। दिस इज़ द गार्डियंस ऑफ ग्लेशियर्स, सियाचिन ब्रिगेड 323, जहाँ पे हम मौजूद हैं, जहाँ हमने सारी एक्टिविटीज़ आपको दिखाई। तो ये जो जज्बा है फ़ौज का, आखिरी खून के कतरे तक लड़ने का, आखिरी जवान तक लड़ने का, ये हमें बताता है कि हमें प्यार है इन शहदा से, हमें प्यार है इन जवानों से जो मुश्किल तरीन महाज़ों पर भी बड़े बुलंद हौसले के साथ आपकी और हमारी हिफाजत के लिए पुरअज़्म रहते हैं। 9 मई के वाक़यात बहुत अफसोसनाक हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत बहुत अफसोसनाक मंजरकशी करेंगे। एंड आई विश कि ये तारीख़ दोबारा ना दोहराई जाए। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ 11 सेक्टर, वो अफसोसनाक जगह जहाँ ग्लेशियर की स्लाइड से पाक फ़ौज के वो जवान जो इस धरती की हिफाजत पर मामूर थे, अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया जिन लोगों ने। तो हम उस यादगार पर जाएंगे, तो आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, और मैं पहुंच चुका हूं 11 सेक्टर, और इस वक्त मैं मौजूद हूं यादगार शहदा पे। शहदा किसी भी कौम का फ़ख्र होते हैं। बड़ा ख़तरनाक किस्म का ये महाज आप समझ लें, जहाँ बहुत बहुत सख्त वेदर कंडीशंस होती हैं और फिर साथ में आपको दुश्मन का भी सामना होता है। तो यादगार शहदा पे आके एक बड़ी आज मैं मतलब ऑफ कोर्स आई एम प्राउड ऑफ माई शहदा। शहदा कौम का फ़ख्र होते हैं और पाकिस्तानी शहदा की वजह से ही हम हमेशा अब प्राउड फील करते हैं और बड़ा प्राउडली पूरी दुनिया को हम बताते हैं कि हमारे पास जो हमारे शहदा हैं वो हमारा फ़ख्र हैं। यही शहदा है और इनका खून है जिसकी वजह से आज ये मट्टी सलामत है, आज ये मुल्क सलामत है। आज आप और मैं बड़ा प्राउडली इस मुल्क में काम कर सकते हैं, इस मुल्क में सुकून की नींद सो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेरे फ़ौजी जवान, मेरे मिलिट्री के जो लोग हैं वो बॉर्डर्स पर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हरदम तैयार हैं। तो ये जो यादगार शहदा है 11 जहाँ पे मैं हूँ इस मोनूमेंट पे, इसमें मुख्तलिफ़ शहदा के नाम लिखे हैं और आज मैं इन शहदा से शर्मिंदा हूँ। मुझे दुख है, मतलब आई एम वेरी अपसेट। जब मैं यहाँ पहुँचा, जो कुछ 9 मई को हुआ वो अफसोसनाक था। तो इस यादगार शहदा पर आकर सर उस तरह नहीं उठा सकता कि हमने इन शहदा की कुर्बानियों को
اپنے سیاسی مقاصد میں استعمال کرنے کی کوشش کی، اور میرے خیال میں یہ بڑا افسوسناک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو لکھا ہے سامنے 11 بیٹل آنر، اور یہ بڑے خوبصورت الفاظ لکھے ہیں، دے آر نیشنل ہیروز، اور یہ واقعی ہمارے نیشنل ہیروز ہیں، اور وہی قومیں زندگی میں آگے بڑھتی ہیں، تاریخ اگر اٹھا کے دیکھ لیں، جنہوں نے اپنے شہداء کی قدر کی ہے. یا آپ نام پڑھیں، سپاہی سرباز خان، سپاہی ذوالفقار عباسی، تو یہ سارے جو کیپٹن بریگیڈیئر مسعود نوید انواری، کیپٹن سالک نواز چیمہ، تو کیپٹن محمد کامران، حوالدار غلام ہادی، یہ سارے، میجر محمد ہارون، کیپٹن طاہر محمود، تو یہ بڑا پراؤڈ مجھے فیل ہو رہا ہے ان کو پڑھ کے کہ یہ سپاہی ہیں، حوالدار ہیں، نائک ہیں، کیپٹنز ہیں، میجر ہیں، بریگیڈیئر ہیں. تو یہ وہ فوج ہے جو آفیسرز بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ہر دم تیار ہوتے ہیں. تو یہ یادگار شہداء پر آ کے جو 11 کے بیٹل آنر کے شہداء ہیں، they are our proud, they are our heroes and they are actually our heroes. ان کی وجہ سے ملک سلامت ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم شہداء کے خون کا بھرم رکھتے ہوئے جو 9 مئی کو ہوا، وہ تاریخ میں دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. ذرا ہم اس طرف بھی جائیں گے جہاں پورے لینڈ سلائڈ کی وجہ سے، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے پورا سلائڈ آیا تھا، اور یہاں پورا ہیڈ کوارٹر تھا 11 میں، جو سیاچن ہیڈ کوارٹر، جو کہ مکمل طور پہ تباہ ہوا تھا. 140 جو ہیں شہادتیں ہوئی تھیں، جس میں آفیسرز تھے، جے سی اوز تھے، سولجرز تھے، اور کچھ سویلین بھی اس میں شامل تھے. ذرا ہم اس جگہ پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم شہداء کی قربانیوں کے بارے میں قوم کو بتا سکیں. آف کورس قوم کو پتہ ہے، پاکستانی قوم بڑے فخر سے اپنے شہداء کا ذکر کرتی ہے، اپنی فوج کی قربانیوں کا ذکر کرتی ہے، لیکن کہیں شاید لگتا ہے کہ سیاسی پیشن میں یا جذبے میں ہم کچھ بھٹکنے کی ہم سے ایک جسارت ہو پائی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو بڑا مطلب میرا یہاں آنے کا جو مقصد تھا، اتنی دور اتنا مشکل ٹریول کر کے، وہ یہی کہ آج میں آپ کو بتا سکوں، دکھا سکوں کہ ان لوگوں کی وجہ سے، جو آپ نام یہاں پہ اویزہ ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان ماؤں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بیٹوں کی یہاں قربانیاں دی، اور بڑے فخر سے وہ آج معاشرے میں چلتے ہیں کہ ان کے بیٹوں نے اس وطن پر اپنی جان نچھاور کی. تو چلتے ہیں ذرا اس 11 سیکٹر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ تمام شہداء کرام، خصوصاً شہداء 11 کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان تمام شہداء کی قربانیوں کی صدقے اللہ ہمارے ملک پاکستان اور پاکستان آرمی کی مدد و نصرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین.
वतन की मट्टी गवाह रहना, ये आवाज़ है मेरे शोहदा के लहू की, जिन्होंने अपनी जान का नजराना हमारी और इस वतन की सलामती के लिए दिया। दुनिया के मुश्किल महाज़ों पर, दुनिया के बुलंद तरीन महाज़ों पर और जहाँ कहीं भी दुश्मन ने ललकारा है, मेरे फ़ौजी जवान वहाँ खड़े हुए और अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये शोहदा की कुर्बानी ही है कि ये वतन आज सर बुलंद है और इसकी सलामती पर आँच नहीं आई। तो ये आवाज़ जो है, ये जो पीछे मेरे लिखी थी, ये यहाँ पर बटालियन हेडक्वार्टर हुआ करता था सियाचिन ब्रिगेड का, जिसमें हमारे 140 जो जवान हैं, सारी बटालियन ही वो है शहीद हुए थे। तो ये उसी पर एक लिखा है कि वतन की मट्टी गवाह रहना, इनके खून के लिए, इनकी कुर्बानी के लिए और इनकी कुर्बानियों को हमेशा कदर की निगाह से देखना। तो ये वतन की मट्टी पर और हम पर, वतन की मट्टी से मुराद आप पर मैं है, ये आपका और मेरा फ़र्ज़ है कि हम शोहदा की कुर्बानियों को याद रख सकें। तो मैं कर्नल साहब ज़रा मैं चाहूँगा कि हम उस जगह पे हैं, मुझे ज़रा डिटेल में अगर आप बता सकें कि ये कहाँ एग्जैक्ट जगह थी और रेस्क्यू ऑपरेशन और बाकी बताएं पहले। ये जो जहाँ पे वतन की मट्टी गवाह रहना, ये बोल्डर आपको नज़र आ रहा है, इसके राइट पे इस इलाके में सारा वो बटालियन हेडक्वार्टर 6 नदन लाइट इन्फेंट्री का सैफुल्ला बटालियन का हेडक्वार्टर यहाँ पे हुआ करता था। और ये सामने आपको ग्लेशियर नज़र आ रहा है, स्नाउट इसका, ये वहाँ से ये बर्फ़ का तौदा और ये इस पहाड़ तक आया है जिसने इस पूरे हेडक्वार्टर को अपनी लपेट में ले लिया था। इसका तकरीबन का इलाका जो है वो 1.5 स्क्वायर किलोमीटर्स मुरबा किलोमीटर बनता है। और जो सारा इसके नीचे आ गया था, जो सारा इसके नीचे आ गया है, जितना इस मलबे के, इस बर्फ़ के तोदे के नीचे आया था, ये सारा मलबा जो है ये इतने इलाके पे इसका स्पैन है। इस पे ऑपरेशन जब 9 अप्रैल को शुरू किया गया तो 49 दिन के बाद 49वें दिन पहले शहीद की बॉडी रिकवर की गई। और मैं सिर्फ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब वो हमारी अपनी नेशनल टीम्स थी, एक्सपर्ट्स थे, आर्मी के जवान साथ थे, कुछ इंटरनेशनल टीम्स आई हुई थी, कुछ उन ममालिक से, वो भी साथ उनके मदद कर रहे थे। तो 160 फुट से ज़्यादा गहराई तक जाके उन्होंने ज़मीन टच की थी। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी ज़रा कर्नल साहब गाइड कीजिएगा, ये जो बड़े बड़े पत्थर हमें नज़र आ रहे हैं, ये वतन की मट्टी गवाह रहना बहुत बड़ा पत्थर है। ये सारे बोल्डर्स जो ग्लेशियर वहाँ से फटा है, जो तौदा था, वो अपने साथ इस पहाड़ से ये उनके ऊपर लेकर आया था। ये बड़े पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें हर साइज़ का इतने बड़े बड़े बोल्डर हैं, ये सारे बोल्डर उस स्लाइड का हिस्सा थे। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं, जैसे कर्नल साहब ने बताया कि जो सामने में जितना आपको पत्थर मटेरियल नज़र आ रहा है, अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन से तोड़े गए हैं ये पत्थर, ये इससे बड़े बड़े पत्थर होंगे। जब ये 15 महीने से ज़्यादा टाइम तक ये ऑपरेशन जारी रहा था। इसमें 60 से ज़्यादा प्लांट इक्विपमेंट यहाँ पे काम कर रहे थे और इसमें डिगिंग, एक्सकेवेशन, मैंने आपको बताया ना 160 फुट की गहराई से ज़्यादा तक जाके इन्होंने रिकवरीज की हैं। तो उसके अंदर उसके बाद की ये हालत है कि टूटे भी गए हैं, यहाँ पे ब्लास्टिंग, उसके बाद ये हालत है और ये देखते ही दिल दहल सा जाता है। तो ये जो एक पत्थर पे लिखी हुई बात है ना, वतन की मट्टी गवाह रहना, ये आप सब देखने वालों ने इसकी गवाही देनी और इसका गवाह रहना है। और गवाही इसी सूरत में है कि आपको शोहदा के दिए गई कुर्बानियों का, उनके लहू का एहतराम करना है, उनको इज़्ज़त बख्शनी है। ये सब उन हमारे नेशनल हीरोज़ के नाम हैं जिन पर हम फ़ख्र महसूस करेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीरुल हसन शहीद जो कमांडिंग ऑफिसर थे उस वक्त जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, ये सब नाम लिखे हैं हमारे उन शोहदा के, हमारे नेशनल हीरोज़ के, हमारे वो हीरोज़ जिन पर हम हमेशा फ़ख्र महसूस करेंगे, हमारे वो हीरोज़ जिन्होंने इस मुल्क की सरबुलंदी के लिए बड़ा फ़ख्रिया अपनी जानों का नजराना जो है वो पेश किया। और हम ऑफ कोर्स अपने तमाम शोहदा को सल्यूट भी पेश करते हैं और हम इस अज़्म का इरादा करते हैं कि हम शोहदा की तकरीम में कोई कसर नहीं उठाएंगे। मतलब 9 मई के वाक़यात में जब शोहदा के मुजस्समों को
اٹھا کر پھینکا گیا, ان کی توڑ پھوڑ کی گئی, ان کی بے حرمتی کی گئی. اٹ واز ویری پینفل. مطلب میں سوچتا ہوں کہ وہ جن شہداء کی یہ اس طرح تذلیل کی گئی, ان شہداء کی جو فیملیز ہیں, وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچے بڑے فخر سے بھیجے تھے, بڑی سربلندی سے بھیجے تھے, اور وہ میری بہنیں جنہوں نے اپنے سہاگ اس عزم سے بھیجے کہ وہ اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جان بھی دیں اور جا کے مختلف محاذوں پر پاکستان کے لیے لڑیں. اور ہم نے کیا کیا, ہم نے 9 مئی کو ان کی ہی تذلیل کی. تو ہم سر شرم سے جھکا ہے, اور میں آئی تھنک کہ آئی وش کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ صرف تاریخ کا حصہ رہیں اور دوبارہ سے نہ ہوں. ہم وہ قوم ہیں جو شہداء کی قدر کرتے ہیں, جو شہداء کی عزت کرتے ہیں, شہداء کی تکریم کرتے ہیں. ہمیں فخر ہے اپنے شہداء پہ. تو وی آر پراؤڈ آف آل دیز شہداء. انہی کی وجہ سے ملک کی سلامتی ہے. تو یہ کیونکہ دنیا کا سب سے اونچا, سب سے بلند ترین اور سب سے خطرناک ترین محاذ ہے, تو یہاں جو آتا ہے وہ بڑا, اس کی بہادری کو شاید ہم کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں نا, پہاڑوں کی آپ بلندیاں دیکھیں, آسمان کو چھوتے یہ پہاڑ ہیں, اس قدر اونچے یہ پہاڑ ہیں, لیکن یہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, بلند اتنے نہیں پربت کریں جو حوصلوں کو پست. وی آر پراؤڈ آف یو میرے شہداء, وی آر پراؤڈ آف یو, وہ تمام جوان جو ان بلند و بالا پہاڑوں پہ بنا خوف و خطر آپ کی اور میری اور اس ملک کی سلامتی کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. اس امید کے ساتھ کہ شہداء کی تکریم اور شہداء کی عزت ہمیشہ سر بلند رہے گی, اور اس پاک فوج کے ساتھ جو یہ ملک کی سلامتی کے لیے کوششیں ہیں, قوم کے جو موٹیویشن ہے, قوم کی جو دعائیں ہیں, وہ ہمیشہ ہماری پاک فوج کے ساتھ رہیں گی. اپنا خیال رکھیے گا. گیاری کے مونومنٹ سے, شہداء کے مونومنٹ سے, یادگار شہداء سے, اور دنیا کے سب سے بلند ترین جو محاذ ہے سیاچن سے, وہاں سے مجھے اجازت دیجیے. آج کا شو یہیں تک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. مینو تیریاں اکھیاں کالیاں بڑیاں پسند آئیاں, مینو تیریاں اکھیاں کالیاں بڑیاں پسند آئیاں, شرما کے ویکھن والیاں بڑیاں پسند آئیاں. ایک بار جے پوچھے 100 بار میں دساں, مینو تیریاں اکھیاں کالیاں بڑیاں پسند آئیاں, شرما کے ویکھن والیاں بڑیاں پسند آئیاں.